चलिए स्टार्ट करें। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 5 चल रहा था कल अपना क्लास में, फिनटेक वाले पे बात कर रहे थे। अब लास्ट फेज है चैप्टर का, वो कंप्लीट करते हैं। पेज 109 से है वैसे टॉपिक, ई बिजनेस स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क। अब उसी का पार्ट था जो फिनटेक हम देख रहे थे। एक्चुअली एक मिड में टॉपिक अपन ने ले लिया, बट इंट्रोडक्शन जो है वो ये वाला है वैसा। तो दिस इज ई बिजनेस स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क। मेनली यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस लेके जाना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक वे में बिजनेस करना चाहते हो, तो ट्रेडिशनल तरीके के कंपैरिजन में बहुत सारी चीजें उसमें चेंज हो जाएंगी। आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा, तभी आप ई कॉमर्स लेवल पे अपना बिजनेस सस्टेनेबल बना पाओगे। तो जो ट्रेडिशनल ऑफलाइन चैनल है उसमें जिस तरीके से बिजनेस होता आया है, वो सेम तरीका वहां पे नहीं चलेगा। आपको कुछ चीजें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। वन ऑफ देम इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज, ये अपना अगला टॉपिक है। सेकेंड इज फिनटेक, जो अपन ने कल बात की कि भाई आपको अगर बिजनेस करना है, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज का ट्रेडिशनल बिजनेस और इंश्योरेंस कंपनीज का ऑनलाइन बिजनेस मॉडल टोटली डिफरेंट है। ट्रेडिशनल में क्या है ना, वो डोर टू डोर सेल्स एजेंट होते थे, चलते फिरते आगे दुकान पे। सर वो इंश्योरेंस कंपनी से आए हो, 5 मिनट बात हो सकती है, फिर आधा घंटा टाइम खींच लेगा और डरा देगा आपको, पॉलिसी बेच के जाएगा। तो वो एक तरीका ऑफलाइन चैनल का अलग है। ऑनलाइन वाले में अब उनको क्या एड्स करनी पड़ रही है, यूट्यूब पे, इंस्टा पे इनकी एडवर्टीजमेंट्स आ रही है, उसके थ्रू बार बार आपको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इंश्योरेंस ले लो। फिर बोलते हैं कि भाई पर मंथ आपका इतना ही प्रीमियम जाएगा, 400 रुपये जाएगा, 600 रुपये जाएगा, इतने में आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। वैसे वो टारगेट कर रहे हैं कि टोटल कॉस्ट पे मत जाओ। आप ये देखो, एक महीने का आप कितना भर रहे हो, 600 रुपये। अब 600 रुपये 800 रुपये भर के अगर आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मिल रहा है, तो आप डिसाइड करो महंगा या सस्ता है। ऐसे आपको टारगेट कर रहे हैं बार बार रिपीटेडली, तो कोई तो ऐप खोलेगा। तो वो चैनल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। और वहां पे फिर एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करके आपका दिमाग खा रहे हैं। एक बार आप ये ऐप पे चले गए, आपने चेक कर लिया प्रीमियम क्या है, तुरंत पॉलिसी बाजार वाले का फोन आना शुरू हो जाता है। सर आप ये प्लान देख रहे थे, वो प्लान देख रहे थे, इसमें आप इंटरेस्टेड हो तो मैं स्कीम समझा देता हूँ। तो टेली कॉलिंग ज्यादा हो गया, तो उनको वो सारी चीजें जो है फॉलो करनी पड़ रही है। अच्छा, जो ऐप यूजर है वो क्या पढ़ रहा है, क्या ट्रैक कर रहा है, कौन सी पॉलिसी चेक कर रहा है, ये उनको फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू एनालिसिस करने के लिए चाहिए। उनका भी सॉफ्टवेयर होगा बैकएंड में जो ये ट्रैक कर लेगा कौन सा कस्टमर क्या ढूंढ रहा है। तो आप डायरेक्टली उसको वही चीज के लिए पिच करो ताकि सेल्स में जल्दी वो चीज कन्वर्ट हो जाए, जो भी वो एनालिसिस कर रहा है वैसा। तो उसमें टेक्नोलॉजी का रोल आपका बढ़ जाएगा। तो एआई वाला पार्ट है, फिनटेक वाला पार्ट है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे रेफरेंस दिया है इन्होंने, जो बिटकॉइन और ये सारी डिजिटल चीजें हैं, डिजिटल असेट्स है, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली क्या है, उसका फायदा ऑनलाइन सेक्टर में ई कॉमर्स कंपनीज को कैसे हो सकता है, वो सब पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने समझाने की ट्राई की वैसे। तो 109 पे जो आपको ये ई बिजनेस स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क दिया है, ये पूरा समरी इंट्रोडक्शन है, ये स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। ये ई कॉमर्स मार्केट और उसके चैलेंजेस और उसकी जो वल्नरेबिलिटी है और उसमें नई चीजें जो आ गई है उसके बारे में जनरल बताया हुआ है। तो वो रीडिंग वाला पार्ट है, आप लैंग्वेज देखोगे तो आपको रिलेट हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन है, क्योंकि मार्केट चेंज हो गया है वैसा। तो ये सारे पॉइंट्स पे बात की। मेन जो टॉपिक आपका स्टार्ट होगा वो एआई वाले पार्ट से होगा वैसा। इसमें पहले दोनों पेज पे 109 और 110 पे आप पढ़ोगे ना, तो आपको सारी बातें रिलेट होंगी जो अपन ने पीछे देखी है। बिकॉज रिपीटेशन है, मैं वर्ड टू वर्ड वापस नहीं जा रहा हूँ। आप एआई वाले टॉपिक पे आ जाओ, उसमें भी पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात यहाँ पे हो रही है, बिजनेस मॉडल चेंज होने की वजह से एआई की नीड बढ़ गई है। अब एआई कैसे आपको काम आ सकता है, आप क्या क्या उसकी यूटिलिटी ले सकते हो, सच में फायदेमंद है या फिर वो शो ऑफ वाला गिमिक है, ये भी एक पॉइंट है। अब जब से एआई की बातें होनी शुरू हुई है, हर टेक फाउंडर, हर ऐप फाउंडर, हर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपने बिजनेस में एआई को कहीं ना कहीं उसकी यूटिलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है, वैल्यू बढ़ाने के लिए, ताकि इन्वेस्टर्स को ये लगे कि भाई ये एआई को यूज कर रहा है तो कुछ नया कर देगा, तो उस वजह से उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाए। तो जहां आपके बिजनेस में एआई की जितनी नीड है, आप उतना उसको यूटिलाइज कर रहे हो, तो एक बार बात समझ आती है। ओवर शो ऑफ करोगे ना, एआई का नाम चिपका दोगे, तो इन्वेस्टर्स भी समझ जाते हैं कि ये अभी थोड़ा गिमिक हो गया, शो ऑफ करना है, एआई का नाम ले लो, वैल्यूएशन बढ़ा दो। शार्क टैंक में बहुत बार कंपनी आती है, वो पिच कर रहे हो तो हर चीज में एआई एआई बोलता रहेगा, तो ये ना इरिटेट हो जाते हैं इन्वेस्टर्स। बोले तुम लोग हर चीज में फालतू में एआई घुसा देते हो, तेरे प्रोडक्ट में, तेरे ऐप में एआई का क्या रोल है, पहले वो समझा। पहले क्वेश्चन ही वही पूछते हैं। तो जितना वो शो ऑफ करने जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, अगर सच में उसके मॉडल में उसकी कोई यूटिलिटी है ही नहीं, तो उल्टी वो नेगेटिव इंप्रेशन पड़ती है कि बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, तो वो अच्छी इंप्रेशन क्रिएट नहीं करता। तो आपके बिजनेस मॉडल को पहले आपको समझना है, एग्जिस्टिंग मॉडल, ऑनलाइन में आप क्या करना चाहते हो, उसमें एआई मतलब जो सॉफ्टवेयर है, डेटा एनालिसिस है, ऑनलाइन ट्रैकिंग है, ये सॉफ्टवेयर आपका ह्यूमन काम कैसे आसान बना सकता है,
पहले आपको समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से वो चीज़ें रेडी करनी पड़ेंगी, फिर आपको उसकी यूटिलिटी मिलेगी वैसा। तो ये मोर और लेस स्टोरी यहाँ पे इन्होंने समझाने की ट्राई की। देख लो, अब स्टार्टिंग में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है वापस वो समझाया है, आज की डेट में एआई कैसे इतना कॉमन हो गया है। एक एग्जांपल इन्होंने चैटबॉट वाला दिया हुआ है, जो एक्चुअली में एक यूटिलिटी है। चैटबॉट वाला सिस्टम बहुत ही कॉमन और पॉपुलर हो गया है, जिसमें ह्यूमन को डायरेक्टली रिप्लेस कर दिया। अभी मेरा वाईफाई खराब हो गया है, मुझे कंप्लेंट करनी है, तो मुझे कोई टोल फ्री नंबर पे कॉल नहीं करना, किसी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से 1-to-1 बात नहीं करनी, सीधा ऐप पे जाता हूँ, क्वेरी डालता हूँ, चैटबॉट बात कर रहा है, वही सवाल पूछता है, भाई आपका यूजर नेम यही है, प्लीज कंफर्म येस, आपका आईडी यही है, प्लीज कंफर्म येस, प्लीज शेयर योर ओटीपी। वो सब मुझे बोलता जा रहा है, मैं करता जा रहा हूँ, 4 सवाल वही पूछ लेता है, कनेक्ट नहीं हो रहा, स्पीड नहीं आ रही, डिवाइस नहीं दिखा रहा, ऑफ दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, उसके बेसिस पे टिप दे देगा, सर 30 सेकेंड से बटन प्रेस करके ट्राई करो, अब चला येस नो, सब ऑटोमेटिक बात हो रही है। अब मैं बोला नहीं चल रहा है, तो फिर वो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर डाल देगा कि सर आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो गई है, 24 आवर्स में हमारा टेक्नीशियन आपको कॉन्टैक्ट करेगा। अब टेक्नीशियन का रोल है, लेकिन कस्टमर केयर में कंप्लेंट एक्सेप्ट करने में, बात करने में ह्यूमन इंटरवेंशन उन्होंने हटा दिया, दैट इज चैटबॉट। अब स्विगी पे ऑर्डर कर लो, स्विगी ऑर्डर पे भी आपका ऑर्डर डिले हो रहा है, चैटबॉट ही बात करता है, उसमें कोई सामने पर्सन है नहीं। फिर अगर उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो उसका एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेगा, लेकिन फर्स्ट लेवल पे सारा लाइव चैटिंग जो है वो चैटबॉट पे हो गया। ये रिप्लेसमेंट से उनका ह्यूमन इंटरवेंशन, कॉल सेंटर जो होते हैं उसका उनका कॉस्ट वो कम हो गया, कि भाई चैटबॉट जो है वो क्वेश्चंस पढ़ के वो एआई के बेसिस पे समझ जाता है कि आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, उनके टेम्पलेट सेट है, कस्टमर क्या क्या लिखेगा, वो कीवर्ड्स पकड़ता है, आपको रिप्लाई देता है। अब एक बार मैंने इंस्टामार्ट से रात को ऑर्डर किया, अब टर्फ पे सामान मंगाना था, तो वहाँ पे कुछ ऑर्डर था, तो मैंने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और दूध के पैकेट ये वो सब चाय कॉफी के हिसाब से मंगाया। अब वो आने में डिले कर रहा है, अब उसका जो राइडर है वो कब से आ रहा है, 10-15 मिनट 20 मिनट में आ जाना चाहिए, उसको आने में लग गया आधे घंटे से ऊपर। अब मैं बार बार लिख रहा हूँ कि भाई ऑर्डर डिलीवर हो नहीं रहा है टाइम पे, तो बोले नहीं हमारा राइडर ऑन द वे है, इतने मीटर दूर है, उतना मीटर दूर है, वो ऑटोमेटिक बता रहा है उनकी लोकेशन ट्रैक करके। अब राइडर ने क्या किया, 500 मीटर दूर है और उसने डाल दिया कि भाई रीच द लोकेशन। मैंने बोला अभी भी लोकेशन पे नहीं आया वो, तो फिर जब मैंने वो लिखा तो बॉट ट्रैक कर रहा है कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो बोला नहीं नहीं सर वो सही बात है, 400 मीटर्स दूर बता रहा है, बट ही विल रीच इन 2 मिनट्स। तो वो सब चीजें चल रही, तो सारा चैटबॉट से वो मैसेज आ रहे हैं, वो ऑटोमेटिक है, उसमें कोई पर्सन वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। अब जब तक वो नहीं आया तब तक मैं मैसेज कर रहा हूँ तो वो सेम ही रिप्लाई बार बार दिया जा रहा है, बिकॉज वो बॉट है, तो वो चीजें होती है, बट उससे एटलीस्ट ह्यूमन इंटरवेंशन तो कम हो जाता है। तो एआई की यूटिलिटी कंपनीज एक्चुअली में कर रही है, जिससे उनका काम आसान भी हो रहा है, कॉस्ट भी कटिंग हो रहा है वैसे। चलिए देखें आगे। अब इसके ना कुछ 9 एरियाज इन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं, जहाँ पे एआई बिजनेस स्ट्रैटेजी की बात हो रही है, मतलब आप अपने बिजनेस में एआई इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो ये सारे एस्पेक्ट्स पे आपको सोचना चाहिए, उस सेंस में बता रहे हैं। तो सबसे पहला बोला है बिजनेस स्ट्रैटेजी, देखें लैंग्वेज के साथ चलते हैं। क्रिएटिंग एन एआई स्ट्रैटेजी फॉर द सेक ऑफ इट वोंट प्रोड्यूस ग्रेट रिजल्ट्स, to get the most out of AI, it must be tied to your business strategy and your big picture strategic goals. बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। That's why the first step in any AI strategy is to review your business strategy. After all, you don't want to go to all this trouble and apply AI to an outdated strategy or irrelevant business goal. ये ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी एग्जिस्टिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी उस चीज़ के साथ अलाइंड हो, बिकॉज वो पुरानी है, चल रही है, वो तब से चल रही है जब एआई जैसा कुछ नहीं था। शॉर्ट में बोलना ये चाह रहे हैं कि एआई को इंटीग्रेट करने से पहले आपको अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल अपग्रेड करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रैटेजी में सूटेबल चेंजेस करने पड़ेंगे कि एआई उसके साथ चले ना तो वो मैच करे, ऐसा मिसमैच या जबरदस्ती का थोपा हुआ नहीं लगना चाहिए। दैट इज द मेन हाईलाइट। वैसे तो आपको ये सब पॉइंट्स लिखते टाइम वो समझ के लिखना पड़ेगा क्या बोलना चाह रहे हैं। वो ऐसा बोल रहे हैं कि आपकी ओल्ड बिजनेस स्ट्रैटेजीज जो प्री टेक एरा से चली आ रही है वो स्ट्रैटेजीज एआई के साथ मैच नहीं करेंगे। अगर आपको सच में एआई इंटीग्रेट करना है तो आपको अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज को पहले चेंज करना पड़ेगा, उसको टेक एनेबल्ड या टेक सपोर्टिंग बनाना पड़ेगा, फिर आप उसमें एआई मर्ज करोगे तो बात समझ आएगी, वैसा तो उसका कोई सेंस बनेगा। पर ये तो बेसिक बात है, वो तो होना ही चाहिए। बोले इन दिस स्टेप आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस, इज योर बिजनेस स्ट्रैटेजी स्टिल राइट फॉर अस? आज जो चल रहा है वो ठीक है? इज आवर स्ट्रैटेजी स्टिल करंट इन दिस वर्ल्ड ऑफ स्मार्टर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज? हम आउटडेटेड तो नहीं है? हैव आवर बिजनेस प्रायोरिटीज चेंज? टाइम के साथ मार्केट प्रायोरिटी सब चीजें चेंज हुई है या नहीं हुई है? ये सब सवालों के जवाब ढूंढो तो आपको पता चल जाएगा क्या चेंजेस करना जरूरी है। वैसे ये फर्स्ट पॉइंट है, और ये 9 पॉइंट्स अभी इस पेपर में पूछे जून में, ये लास्ट वीक है। हाँ
यही क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स। अब जितना आप हर एक पॉइंट को एक एक दो दो लाइन में लिख दो, काम हो जाएगा। रोटेशन में आता है, अभी इस बार आया है तो अगली बार कुछ और भी आ सकता है। बट मेरा बोलने का मतलब ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एक पूरा सेक्शन 20 मार्क का एक पूरा सेक्शन था, डायरेक्ट आया था। 5-5 मार्क के 4 क्वेश्चन थे, उसमें एक ये था, एक एंस ऑफ मैट्रिक्स पूछा था पिछले चैप्टर में आपने देखा। ऐसे 4 टॉपिक्स थे, तो डायरेक्टली भी बहुत बार वो लोग पूछ लेते। फिनटेक वाला पिछले पेपर में आया था, तो आता रहता है, रोटेशन में कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है स्ट्रेटेजिक एआई प्रायोरिटीज। नाउ दैट यू आर एब्सोल्युटली क्लियर वेयर योर बिजनेस इज हेडेड, यू कैन बिगिन टू आइडेंटिफाई हाउ एआई कैन हेल्प यू गेट देयर। What are our top business priorities? What problems do we need to solve? How can AI help us deliver our strategic goals? अब आपने सोच तो लिया है कि AI इंटीग्रेट करना है, तो बिजनेस स्ट्रेटेजी को रिवैल्यूएट कर लिया और सबसे चेंजेस कर लिए। अब आप देखो कि आपके बिजनेस में आपके टॉप प्रायोरिटीज क्या है, मतलब कहाँ प्रॉब्लम आ रही है जिसका सॉल्यूशन सबसे पहले ढूंढना है, और उस सॉल्यूशन में AI एक सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है वैसे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द AI प्रायोरिटीज that you identify in this phase are your use case. To ensure your AI strategy is focused and achievable, I'd stick to no more than 3 to 5 AI use case. Use case का मतलब होता है कि AI को आप यूटिलाइज कैसे करोगे, उसकी ज़रूरत क्या है, कहाँ कहाँ उसको अप्लाई करोगे। तो बोले AI का यूज केस समझो, मतलब उसकी यूटिलिटी समझो कि आपके बिजनेस में AI कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में आपको हेल्प कर पाएगा। और बहुत ज़्यादा ओवर यूज भी अच्छा नहीं है, 3 से 5 यूज केसेस अगर आपने AI के डिटरमाइन कर लिए तो मोर देन इनफ हो गए वैसे ये चीज़ें। अब ये सब कुछ आपके बिजनेस मॉडल पे डिपेंड करता है। कल एक वीडियो देख रहा था, चाइना के वेयर हाउस का वीडियो था, 200 रोबोट्स लगा रखे थे। तो जो ई कॉमर्स कंपनीज होती है उनका वेयर हाउस था, तो वो सारा प्रोडक्ट्स का जो सॉर्टिंग और जो सेटअप होता है, कहाँ क्या रखना है, रोबोट्स कर रहे थे सब अपने आप जाके फटाफट फटाफट। वो सारा इंटीग्रेटेड थे, AI से ऑपरेट कर रहे थे, वो खुद ही ट्रैक कर रहे हैं, खुद उठा रहे हैं, खुद बॉक्सेस में डाल रहे हैं, सारा काम AI के थ्रू वो लोग ने इंटीग्रेट कर रखा है। तो आपकी यूटिलिटी आपको डिसाइड करनी है कि कितना आपको उसको यूज करना है। एग्जाम्पल्स में देख लो, डेवलपिंग स्मार्टर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मेकिंग बिजनेस प्रोसेस एंड फंक्शंस मोर इंटेलिजेंट, ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव और मंडेन टास्क टू फ्री पीपल अप फॉर मोर वैल्यू एडिंग एक्टिविटी, ऑटोमेटिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये सारे पॉइंट्स पे काम हो रहा है। सर्विसेज को और ज़्यादा स्मार्टर बनाना है तो AI इंटीग्रेशन चलेगा। जैसे मैंने आपको बोला है चैटबॉट, अब इंस्टामार्ट की सर्विस और स्मार्ट हो गई, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस है। कस्टमर लिखेगा तो क्या क्या लिखेगा, वो तो अपने इमेजिन कर सकते हैं उसको क्या प्रॉब्लम आएगी, खुद ही वो क्वेश्चंस की लिस्ट दे देता है। मेरा ऑर्डर अभी तक आया नहीं, ड्राइवर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, उसकी लोकेशन नहीं दिखा रहा है, एटसेट्रा। वो 4-5 क्वेश्चन खुद ही दे देता है, प्रॉब्लम क्या है। तो इसमें से आप सिलेक्ट कर लोगे तो उस बेसिस पे उसका कोड अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा कि भाई डिलीवरी नहीं हुई है, तो वो वैसे ही मैसेजेस आपको बार बार बताएगा कि फिर इसमें क्या सॉल्यूशन देना है वैसा। तो आप ये चीज़ कर सकते हो। दूसरा, बिजनेस प्रोसेस को आप और इंटेलिजेंट बना सकते हो, जैसे अकाउंटिंग, सेल्स और HR। सेल्स के इनवॉइसिंग अगर ऑटोमेट हो जाए, HR में अगर आप ह्यूमन रिसोर्स में भी AI का यूज़ करोगे, ह्यूमन रिसोर्स में AI का यूज़ कंपनीज को भी करना पड़ रहा है। लेकिन अब ऐसा है कि जो एम्प्लॉयज़ या जो भी कैंडिडेट्स है जो आपका रेज्यूमे या CV लेके आते हैं, वो ChatGPT से बना के लेके आते हैं। बीच में बहुत इशू आ गया था, HR बोले सारा ChatGPT पढ़ के पता चल जाता है, लेकिन ChatGPT की इंग्लिश और अपने लिए इंग्लिश में फ़र्क है। जितने अच्छे वर्ड्स वो ले आता है बीच में अपने को नहीं पता होते। तो अगर आप ChatGPT से कोई डॉक्यूमेंट बना भी रहे हो तो एक बार उसको पढ़ के उसके सारे वर्ड्स तो आपको देखने ही पड़ेंगे। कहीं आपको लगे कि इसने कोई अच्छा वर्ड यूज़ कर दिया जो रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं यूज़ करते, तो आपको उसको मैन्युअली रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि पता नहीं चले, लोग सीधा कॉपी और पेस्ट। अब पॉइंट ये है कि HR की प्रॉब्लम ये हो गई कि जब एक कैंडिडेट अपना रेज्यूमे तक खुद से नहीं बना रहा तो उसको जज कैसे करे उस रेज्यूमे के बेसिस पे, क्योंकि जज तो उसके बेसिस पे ही करते हैं कि कैसा बनाया है, क्या प्रेजेंटेशन है, कैसी इंग्लिश है, कैसी स्पेलिंग्स है, कैसा टाइपिंग किया हुआ है, फॉर्मेट कैसा है, तो उसी पे तो उसका स्किल जज हो जाए। अब वो अपना स्किल यूज ही नहीं कर रहा उसमें, तो फिर तो रेज्यूमे तो फालतू हो गया। अब उनके लिए वो प्रॉब्लम हो गई है कि भाई हमें पहले खुद ऑनलाइन जाके चेक करना पड़ता है कि रेज्यूमे खुद बनाया हुआ है कि AI जनरेटेड है। अब AI जनरेटेड है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, तो या तो उसको नेक्स्ट राउंड के लिए बुला के बातचीत करनी पड़ेगी या फिर उस बेस पे रिजेक्ट कर दो कि तुमने अपना रेज्यूमे खुद नहीं बनाया। तो ये सब प्रॉब्लम्स है, तो उनको भी फिर AI के सामने AI चाहिए इसको ट्रैक करने के लिए। जोमेटो का फाउंडर बोल रहा था, बोले लोग AI से फेक फोटो बना के डाल देते हैं, ये बोले खाने में कीड़ा लगा हुआ है, ठीक है, फंगस लगी हुई है, फंगस वाला फोटो बना देते। बोले बिरयानी खोली अच्छी बनी है, खा भी रहे हैं, बर्गर खोला उसमें फंगस का फोटो एडिट कर दिया, हमारे चैटबॉट पे डाल दिया, अब रिफंड ले लिया। अब बोले हमको ये प्रॉब्लम आ रही है कि अच्छा खाना पहुंचा रहे हैं तो लोग रिफंड लेने के चक्कर में झूठे फोटो डाल रहे हैं। अब हमें भी वो सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेशन करना है कि भाई AI जनरेटेड फोटो है, एडिटेड है
या जेन्यून है वो हमारा सिस्टम ट्रैक कर सके बिफोर प्रोसेसिंग द रिफंड। सोचो अब उनके लिए कितना चैलेंजिंग हो गया वैसे। पब्लिक कम थोड़ी है, 250 रुपये खाना मंगाया, खा लिया, फोटो भेज के पैसा वापस मंगा लिया। लोग ऐसा भी कर रहे हैं, कहाँ तक पहुंचेंगे। तो टेक्नोलॉजी का वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है। उस दिन देख रहा था जोमेटो के फाउंडर का ही वो कपिल शर्मा के शो पे आया था, तो उसको बोले ड्रोन का ऑप्शन था, बोले ड्रोन से भी तो खाना डिलीवर हो सकता है, तो ह्यूमन की क्या जरूरत है। तो बोलता है बोले एक बेसिक प्रॉब्लम वही है, बोले मेरी वाइफ बता रही थी, बोले ड्रोन से क्यों नहीं डिलीवर करते, बोले यूएस में चलेगा इंडिया में नहीं चलेगा। बोले इंडिया में ड्रोन भेजा तो बच्चे ना उसको रस्सी वस्सी मार के पूरा ड्रोन ही गिरा के तोड़ देंगे, खुद ही खेलेंगे उससे, वापस ही नहीं आएगा ड्रोन। तो बोले ये प्रैक्टिकल चैलेंजेस हमको देखने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन द टेरिटरी के कहाँ पे हम क्या डिलीवरी कर रहे हैं। तो यूएस में वो चल सकता है, इंडिया में मुश्किल है। वहाँ पे तो पिज्जा डिलीवर हो रहा है ड्रोन से, और ड्रोन से भेज देते हैं, आपके घर के बाहर आएगा, लैंड करके रख के चला जाएगा, तो वो भी ऑप्शन है। लेकिन इंडिया में मुश्किल है ये। तो उत्तरायण का सीजन होगा तो लंगर वंगर मार के गिरा देंगे, सारे ड्रोन अपने छत पे ही पड़े हुए हैं, वापस ही नहीं आएगा। प्रॉब्लम है ना, क्रिएटिव लोग ज्यादा है अपने। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक रिपीटेटिव एंड मंडेन टास्क, दोनों सेम ही मतलब होता है। रिपीटेटिव मंडेन मतलब वही एक जैसे बोरिंग टास्क। तो जितना भी एआई का यूटिलिटी है, जो अपन बात भी कर रहे थे कि ह्यूमंस को कहाँ कहाँ रिप्लेस करेगा, तो प्रोफेशनल्स की फील्ड में भी जो मजदूरी वाला काम है ना वो खत्म हो जाएगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये होगा। अकाउंटिंग में भी यही हो रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी काम में भी जो एआई का इम्पैक्ट है, आपकी जरूरत खत्म नहीं होने वाली है एज ए सीए, बट आपका रोल चेंज होने वाला है। अब जो सीए की डिग्री लेके फिर मजदूरी कर रहा है, खाली रिटर्न भरता रहता है, अकाउंट्स लिखता रहता है, वो काम ऑटोमेशन पे चला जाएगा। कि भाई आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे अगर डिजिटल है, पीडीएफ है, सॉफ्टवेयर ही टैग कर लेगा कि कहाँ पोस्टिंग करनी है, कहाँ एंट्री डालनी है, वो आपको नहीं करना है। तो आप स्ट्रेटेजिक काम करना चाहते हो, कंसल्टिंग काम करना चाहते हो, बिजनेस ओरिएंटेड एडवाइस देना चाहते हो, तो वो सारी चीजें आप कर पाओगे। लेकिन आप सोचो कि मैं मजदूरी करता रहूंगा और रिटर्न पे 500, 1000, 2000 कमाता रहूंगा, खर्चा निकलता जाएगा, वो काम में एआई रिप्लेसमेंट करके दे देगा। तो ह्यूमन की जरूरत मजदूरी करने में कम और दिमाग चलाने में ज्यादा होनी चाहिए, वहां पे ये पॉइंट काम आ सकता है। ठीक है, जब तक दिमाग चल रहा है तब तक प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, जिस दिन चलना बंद हो गया उस दिन तकलीफ है। नेक्स्ट है ऑटोमेटिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। वो तो है ही, चाइना ने पूरी टेक्सटाइल फैक्ट्री बना दी विदाउट ह्यूमंस। उस दिन वीडियो डाला अपने, जो ये पावर लूम्स चलती है ना, 200 या 500 पावर लूम्स चल रही थी, एक भी वर्कर नहीं था, सारा ऑटोमेटेड। तो सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटेड। अभी तो ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि जो स्टिचिंग विचिंग का काम होता है ना, तो स्टाफ जो काम कर रहा है उनके सिर पे कैमरा और हाथों में ग्लव्स दिए हुए हैं, उनका पैटर्न एआई ऑब्जर्व कर रहा है कि ह्यूमन कैसे काम करता है और उसको स्टडी कर रहे हैं। मतलब आपके सिर पे कैमरा लगा दिया, आप ही को रिप्लेस करने वाले हैं फ्यूचर में। तो वो कैमरा जो है ना, आपके हैंड मूवमेंट, स्टिचिंग करते टाइम, स्विंग करते टाइम वो वॉच कर रहा है कि कैसे हाथ चल रहे हैं, कहाँ देख रहे हो, क्या कर रहे हो, कटिंग कैसे कर रहे हो, वो सब ट्रैक कर रहे हैं। अब वो डेटा का यूज करके जब ये ह्यूमनॉइड आ जाएंगे उसके बदले, वो रोबोट ही काम करता रहेगा, तो मगजमारी खत्म। 8 घंटे काम कराओगे, 12 घंटे, रोबोट कहाँ छुट्टी मांगेगा, वो कहाँ थक जाएगा। तो ह्यूमंस को रिप्लेस कर देंगे लॉन्गर टर्म में, तो ये अगेन मजदूरी वाले काम में दिक्कत आने वाली है। अब इतनी पॉपुलेशन को अगर आप मजदूरी का काम भी नहीं दोगे, तो हर कोई थोड़ी ना कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर और कंसल्टेंट ही बनने वाला है। तो बाकी लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, वो चैलेंजिंग हो सकता है उनके लिए, वैसा ये थोड़ा प्रॉब्लम है। चलिए देखें, शॉर्ट टर्म एआई अडॉप्शन प्रायोरिटी। हाँ, अभी शॉर्ट टर्म के लिए कोई रिक्वायरमेंट है क्या? छोटे छोटे एआई के यूज करके हम बिजनेस को ईजी बना सकते हैं, ऐसा कुछ पॉसिबल है तो वो देख सकते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग प्रोडक्ट, सर्विसेज और प्रोसेस इज नेवर गोइंग टू बी एन ओवरनाइट टास्क, इट मे टेक सम टाइम टू डिलीवर द यूज केस यू हैव आइडेंटिफाइड, वो तो लगेगा। ठीक है, इसके लिए बोला है क्वेश्चंस क्या क्या पूछने हैं। आर देयर एनी अपॉर्चुनिटीज टू ऑप्टिमाइज द प्रोसेस इन अ क्विक, relatively inexpensive way? What smaller steps and projects could help us gather information or lay the groundwork for our bigger AI priorities? अभी छोटे लेवल पे अगर कुछ AI इंटीग्रेशन करना हो, छोटे छोटे प्रोसेसेस को इजी बनाना हो, तो कुछ सस्ता सॉल्यूशन है क्या? अगर ऐसा है तो आप थोड़ा ट्रायल बेसिस पे छोटे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो। बड़ा खर्चा करना, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, उससे बेटर है पहले स्मॉल स्केल पे यूज करके देखो कितना सेट हो रहा है तो फिर आप बड़े स्केल पे जा सकते हो। वैसे तो ये सजेशन है। डेटा स्ट्रेटेजी, देखो अगर एआई का यूज करना है तो डेटा एनालिसिस में एआई काम आता है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, खासकर ई कॉमर्स, मिंत्रा, नायका, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सब डेटा एनालिसिस का पूरा यूज कर रहे हैं। और इसमें भी अब ह्यूमन के बदले सॉफ्टवेयर का रोल ज्यादा है। डिसीजन मेकिंग आपका है, लेकिन एनालिसिस का काम में आपको सॉफ्टवेयर हेल्प कर रहा है। और ये बहुत डिटेल्ड फील्ड हो गई है, स्पोर्ट्स में भी यूज होती है। अभी ऐसे डिवाइसेज हैं, कोई क्रिकेटर है वो क्रिकेट खेल रहा है तो उसको बॉडी पे वो टैग्स लगा देते हैं, सूट पहना देते हैं, भाई बॉलिंग डाल दो। अब उसकी बॉलिंग एक्शन पूरा स्टडी होती है उस डिवाइस के बेसिस पे। बैटिंग कर रहा है तो उसकी बैटिंग एक्शन स्टडी होती है, उसका पॉस्चर, उसका बॉडी वेट कहाँ गलत आ रहा है,
तो बॉलिंग डालते टाइम उसका हैंड मूवमेंट गलत है, एंकल का मूवमेंट गलत है, उस पर वेट ज़्यादा आ रहा है तो इंजरी हो रही है बार बार। तो वो डेटा एनालिसिस करके वो सिस्टम बता रहा है कि भाई यहाँ तेरा ये एंगल गलत है, अब प्रैक्टिस करके इसके बदले ऐसे बॉल फेंक, अपना एक्शन चेंज कर तो इंजरी कम होगी, लॉन्जिविटी बढ़ेगी, पेस बढ़ेगा। अब यहाँ पे डेटा एनालिसिस काम आ रहा है। जो प्लेयर्स क्रिकेट खेल रहे हैं, अब आईपीएल तो कितना कॉम्पिटेटिव हो गया, अब तो अपने को पता होती है कि इसको यहाँ बॉल डालेंगे तो आउट हो जाएगा। अब वो लोग वही ट्रैक कर रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी बेचारा इतने रन मार रहा था और 2 बार 97 98 के आउट कर दिया। अब मालूम है शॉर्ट बॉल डालोगे सिर के ऊपर, लालच में घुमा के मारेगा, दोनों बार पीछे आउट किया, दोनों मैच में 100 से 2-4 रन कम रह गया। अब उनको समझ आ गई कि ये वाली बॉल पे इसको आउट करने की पॉसिबिलिटी है, जानबूझ के बॉलर ने स्ट्रेटेजिकली पीछे फील्डर रखा और सेम बॉल डाली, तो दोनों मैच में सेम तरीके से आउट हुआ। वीक पॉइंट ढूंढ रहे हैं, तो जो ऐसा अगर खींच खींच के कहीं भी सिक्स मार रहा है तो कोई तो वीक पॉइंट उसका ढूंढना पड़ेगा, उसको आउट कैसे करे। तो डेटा एनालिसिस के बेसिस पे उसकी पूरी इनिंग की एक एक बॉल, एक एक शॉट ट्रैक होता है, कौन से शॉट पे कितना पावर लग रहा है, बैट के मिडिल में कितना लग रहा है, एज कितने लग रहे हैं, ऑफ साइड पे स्ट्रॉन्ग है, लेग साइड पे स्ट्रॉन्ग है, शॉर्ट बॉल में स्ट्रॉन्ग है या फिर यॉर्कर में अच्छा खेल रहा है, सब ट्रैक कर रहे हैं। तो एक एक बॉल ढूंढ ढूंढ के उसकी वीकनेस निकालेंगे और बॉलर प्रैक्टिस करेगा कि इसको यही बॉल डालनी है। तो हर ह्यूमन प्लेयर की कोई तो वीकनेस होगी, सारी बॉल तो अच्छी खेलेगा नहीं, तो उसको वैसे ट्रैक करेंगे। तो डेटा एनालिसिस जो है उसमें भी एआई का यूज पूरा हो रहा है। आप उसको फीड दो, वो अपने आप को रिजल्ट जनरेट करके देगा, वैसा हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं। उन्होंने श्रेयस अय्यर को कितना परेशान किया था, जिसमें बाउंसर नहीं खेलता था, बाउंसर डाल डाल के इतना परेशान कर दिया बेचारे को। क्रिकेट छोड़ के क्रिकेट एकेडमी में जाके बाउंसर प्रैक्टिस करके सीख के आया। 1-1.5 साल उसने ट्रेनिंग की कि बाउंसर बॉल ही खेलनी है और उस पर कैसे हुक शॉट और पुल शॉट मारना है वो सीखना है। फिर आके ऐसा हो गया कि हर बॉल पे हुक शॉट पुल शॉट ही मारता है। तो बोला भाई रुक जा, ठीक है तेरे को बाउंसर खेलनी आ गई है, लेकिन गुड लेंथ की बॉल को तो घुमा के मत मार, तो ज्यादा खेलने लग गया था। तो ये भी हो जाता है, तो वो पीछे पड़ जाते हैं, वैसा होता है। ठीक है, चलिए। तो ये सब पहले ह्यूमनली होता था, पुराने टाइम पे भी होता था, स्टडी करते थे, लेकिन वो ह्यूमन वैसा रहता था। सचिन तेंदुलकर के इंटरव्यूज देखता हूँ कितनी बार, बोले हम लोग, मैं बोले पूरी पूरी मैच की डीवीडी मंगवाता था, वीसीआर कैसेट मंगवाता था। अब ये चीज ऐसी है कि वो उस टाइम पे वो बंदा रिसर्च करता था, बाकी प्लेयर नहीं करते थे। बोले मैं और मेरा भाई बैठ के हर एक मैच जो मैंने खेली है, बोले घर पे बैठ के वापस देखते थे। अब ये बात उन्होंने रिटायरमेंट के बाद बोली, तब तो किसी को पता भी नहीं होगी। तो बोले मैं वो वीसीआर कैसेट्स मंगवाता था, हम बैठ के देखते थे, हर एक बॉल की नोट्स बनाते थे। तो बोले मेरा भाई समझो मेरा कोच है, वो हर चीज पे वो नोट करता था कि तूने ये बॉल ऐसे खेली, वो गलत खेली, ये बॉलर देख हर बॉल ऐसे डाल रहा है। रिसर्च, प्योर रिसर्च, लेकिन मैन्युअल रिसर्च सारा, कोई डेटा एआई कुछ भी नहीं। कैसेट देख देख के, प्ले पॉज कर करके हर बॉल की नोट्स बना बना के वो प्रैक्टिस कर रहा है कि अगली बार जाऊंगा तो कैसे खेलना है। अब कितनी बार इंटरव्यू में पूछते हैं, बोले वो 2003 में आपने टेस्ट मैच खेली थी, तो बता देता है, बोले हाँ मैं यहाँ पे इस बॉल पे ऐसे आउट हुआ था, ये बॉलर था। वो रिपोर्टर पूछे बोले आपको इतना कैसे याद है कि 20 साल पहले कौन से ग्राउंड पे, किस मैच में, किस बॉलर के थ्रू कौन सी बॉल पे आउट हुए थे। बोले मैंने सारी मैचेज इतनी बार देखी, मेरे को पूरी इनिंग याद है कि कौन सी बॉल पे कहाँ गलत खेल रहा हूँ। एनालिसिस करते थे, अगली बार बोले वो बॉलर मेरे को आउट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम इतना प्लानिंग करके जाते थे। अब वो एनालिसिस तब ह्यूमन था, मैनुअल था, आज की डेट में सॉफ्टवेयर ने उसको रिप्लेस कर दिया। अब चैलेंजिंग इसलिए हो गया क्योंकि वो काम करने के लिए जो पेशेंस चाहिए वो हर किसी में नहीं था। तो 99% लोग तो करते नहीं थे, लेकिन आज सॉफ्टवेयर वो इतनी इजीली करके दे देता है। ये कैप्टन भी बैठा है, भाई ये बैटर का वीक पॉइंट बता, डेटा एनालिसिस वाले को पूछा, सर इसको शॉर्ट बॉल डालोगे ना तो पीछे मारेगा और कैच चढ़ेगा, क्योंकि पावर नहीं आता, सिक्स नहीं जाएगा, तो भाई फील्ड वैसी लगा, बॉल इसको डाल। तो पहले से टीम मीटिंग में हर प्लेयर की स्ट्रेटेजी कैप्टन अपने दिमाग में लेके गया है कि इसको ऐसे ही आउट करना है। तो वो अब चीज जो है वो एआई की वजह से और चेंज हो गई है। वैसे रोहित शर्मा खुद बोलता था, बोले मैं यही करता हूँ आईपीएल में, बोले ऐसे ही था, हर प्लेयर का बोले पूरा एनालिसिस मेरे पास होता है, किसका क्या वीक पॉइंट है, किसको कहाँ बॉल डालनी मुझे पता है, कौन से बॉलर से परेशान होते वो भी पता है। तो बोले मैं वही बॉल उसको पहले डलवाऊंगा, उसी बॉलर को लेके आऊंगा, तो विकेट्स मिलना और इजी हो जाता है। तो बैट्समैन के लिए चैलेंजिंग है ना कि उसका वीक पॉइंट जो टीवी पे दिख रहा है, स्कैनिंग हो रही है पूरी। अब एक भी बॉल अगर वीक खेलता है, पकड़ा गया, वही डालेंगे। अब उसको अपना स्किल सुधारना ही पड़ेगा, वो बॉल खेलना सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो 6 की 6 बॉल वहां पे डालेंगे तो पूरी ओवर खराब करेगा। और T20 में जैसे 2 बॉल के लिए गाली पड़ती है, 2 बॉल भी लास्ट में डॉट कर दी तो बोले इस पर 12 रन आ सकते हैं, तूने 12 रन का नुकसान कर दिया टीम का। गंभीर का इंटरव्यू देखो, बोले 95 पे हो गया, 99 पे, सिंगल नहीं लेना है, ठीक है, सिंगल के बदले छक्का पड़ता है तो 5 रन का फर्क पड़ता है, तो तुम अपने सेंचुरी के लिए खेल रहे हो तो मत खेलो। तो कितनी बार 95 पे भी 6 मार के आउट हो गया, मैं आउट तो आउट, लेकिन बॉल नहीं खानी है। तो उतना प्रेशर है उनके ऊपर एक एक बॉल का, लेकिन 250 भी सेफ नहीं है, वो भी चेज हो जाएगा। तो उस हिसाब से उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो वो ईजी नहीं है, चैलेंजिंग हो गया गेम को। ठीक है, चलो देखें आगे। तो डेटा का काफी रोल है, अगर एआई को यूज करना है तो आपके पास डेटा कलेक्शन होना चाहिए। एथिकल और लीगल इशू, ये भी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि एआई है, सॉफ्टवेयर है। अब चैट जीपीटी को लेके भी स्टार्टिंग में बहुत हंगामा हुआ ना, लोग क्या कर रहे हैं, चैट जीपीटी से सारे सवाल पूछ रहे हैं, भाई ये बॉडी पेन है, क्या लग रहा है, कौन सी दवाई खाऊं,
तो मेडिकल टिप्स भी दे रहा है, फिर फाइनेंशियल टिप्स भी दे रहा है, कौन से शेयर में इन्वेस्ट करूँ, मार्केट एक हफ्ते बाद ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। फ्यूचर ऑप्शन वाले चैट जीपीटी को पूछ के जो डील्स है वो लॉक कर रहे हैं, तो बोले तुम ऐसे करोगे तो बेचारा क्या बताएगा। फिर उसे लीगल गाइडेंस भी ले रहे हैं। तो चैट जीपीटी की वजह से बहुत बार ऐसे इश्यूज भी है। चैट जीपीटी पे एलिगेशन आ गए, इसको पूछ के दवाई खाई बीमार पड़ गया। अब यार तुम चैट जीपीटी को पूछोगे तो वो तो बेचारा जो गूगल का डेटा है उसी को एनालाइज करके दे रहा है, तो डॉक्टर को पूछो ना। अब उन्होंने बाद में डिक्लेयर किया कि भाई लीगल, फाइनेंशियल और मेडिकल, ये 3 अगर चीज़ों पे अगर आप हमसे सवाल पूछोगे तो लिमिटेड रिप्लाई ही मिलेगा, ताकि इसका मिसयूज ना हो। लीगल गाइडेंस में लोग मर्डर करने की टिप्स पूछ रहे हैं कैसे नहीं पकड़ा जाऊं बता, मर्डर करूं और पता नहीं चलना चाहिए, और वो मर्डर करना सिखा रहा है। तो बोले यार तुमने चैट जीपीटी को मर्डरर बना दिया, उसको पूछ के उससे टिप्स ले रहे हो कैसे मर्डर करना चाहिए। ऐसे सब लोग क्वेरी डाल रहे हैं। तो फिर बोले यार ये अब किसी ने फाइनेंशियल लॉस कर लिया टिप लेके और उसका शेयर डूब गया, तो बोले चैट जीपीटी की वजह से लॉस हो गया। तो ये सब प्रॉब्लम ना आए इसके लिए उन्होंने उसको लिमिट कर दिया। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो गलत नहीं हो जाने चाहिए। एथिकल लीगल इश्यूज नहीं, लिमिटेड कर दिया उन्होंने। चैट जीपीटी में तो ओपन एआई वाले ने डिक्लेयर किया कि भाई हम लोग पर्पसफुली इसको लिमिट कर रहे हैं क्योंकि लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं। तो भाई मेडिकल क्वेश्चंस भी वो लोग ऐसे पूछते हैं, अब किसी को सुसाइड करना है तो पूछ रहे कौन सी दवाई खाऊं कि जिससे बचने का चांस ना रहे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे लोग। तो वो सेफ नहीं है ना, फिर उसका मिसयूज हो रहा है कि जो चीजें किसी के एक्सेस में इतना इजीली नहीं आ सकती वो एआई पे उसके फिंगर टिप्स पे, तो हर चीज की इन्फॉर्मेशन ठीक थोड़ी है। तो वो भी फिर जरूरी है कि उसको कंट्रोल करना चाहिए, तो वो लोग वो कर रहे हैं। अब एथिकल इशू में प्रीवेसी वाला इशू आ रहा है, ये डीप फेक वाला चक्कर आया। तो भाई किसी की भी शक्ल लगा दी, किसी के बॉडी पे पता ही नहीं चल रहा असली है कि नकली। फोटो मॉर्फिंग तक तो ठीक था, दिख जाता था कि डुप्लीकेट है, लेकिन अब वीडियो बन रहे हैं, मालूम ही नहीं पड़ता वीडियो में चेहरा असली है किसी और का है। तो वो सब चीजें फिर ज्यादा हो गया ना, तो वो इश्यूज भी आते हैं इसमें। ठीक है, बाकी है एआई वाला पंगा है, इसके भी ऊपर काफी रिसर्च हो रही है। जैसे लोगों को चैट जीपीटी करने की आदत हो गई है, हर चीज एआई से पूछ रहे हैं। तो जो साइकोलॉजिस्ट है, साइंटिस्ट है, रिसर्च कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि लोगों ने अपना दिमाग चलाना बंद कर दिया है, सारा डिपेंडेंस एआई पे आ गया है। लोग खुद सोच ही नहीं सकते। आप बोले फोन ले लो लोगों से, बोलो खुद सोचो। आधे से ज्यादा लोग अब डिपेंडेंट हो गए मेंटली कि मैं एआई से कंफर्म किए बिना कोई डिसीजन नहीं ले पाऊंगा, या मैं सोच ही नहीं पाऊंगा, तू बता दे क्या करना है। तो वो डिपेंडेंसी जो है वो शिफ्ट हो रही है। तो आप अपना दिमाग पे डिपेंड नहीं कर रहे, आप एक सॉफ्टवेयर पे डिपेंड कर रहे हो। अच्छा, इसमें एक डिल्यूजनल इफेक्ट भी है एआई का। आज चैट जीपीटी से या जिससे भी जितनी बात करोगे ना, वो आपकी साइड ही लेगा, वो आपको फील करवाएगा यू आर ऑलवेज राइट। डिल्यूजनल इफेक्ट है, वो मैं पढ़ रहा था, उसके लिए साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि भाई ये जो सारे एआई है वो आपके सपोर्ट में बात करते रहेंगे, हाँ हाँ यू आर राइट, यू शुड डू दिस, आप सही कर रहे हो, ऐसा सोच रहे हो, वैसा सोच रहे हो। वो आपको काउंटर नहीं करेगा कि आप यहाँ गलत सोच रहे हो। तो क्रिटिसिज्म है ही नहीं वहाँ पे। तो क्रिटिसिज्म ही नहीं होगा, जेन्युइन फीडबैक ही नहीं होगा, तो आप डिल्यूजनल हो जाओगे, आपको लगेगा मैं जो सोचता हूँ सही सोचता हूँ। वही प्रॉब्लम है उसमें, तो वो भी एक इशू आता है। टेक्नोलॉजिकल इशू, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीकेशंस इन एवरीथिंग। देखो ये जो एआई का सेटअप है, डेटा सेंटर जो बना रहे हैं, अभी पानी के कंजम्पशन का इशू चल रहा है इसमें। ये डेटा सेंटर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर कंज्यूमिंग टू मच वाटर। 2 दिन पहले ऐसे ही न्यूज़ आई है कि बोले 2030 तक अगर इसी तरीके से एआई का यूज चलता रहा तो बोला 1.5 बिलियन 1.4 बिलियन जो अपनी पॉपुलेशन है इंडिया के लोगों को हर रोज इतना पानी चाहिए ना, उतना ही पानी हर रोज डेटा सेंटर्स को भी चाहिए होगा। तो पानी का कंजम्पशन हो जाएगा डबल, और सप्लाई तो है नहीं उतना। तो बोले बहुत सारे सिटीज में जहाँ डेटा सेंटर सेटअप किए हैं वहाँ ग्राउंड वाटर लेवल खत्म होता जा रहा है, बिकॉज डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए पानी की जरूरत है, और वो पानी इतना कंज्यूम कर जाता है। मतलब आप चैट जीपीटी पे अगर एक इमेज जनरेट करते हो तो समझो वहाँ 2 बाल्टी पानी यूज हो रहा है उस सर्वर को ठंडा रखने के लिए। तो पर इंफॉर्मेशन, पर प्रॉम्प्ट पानी का यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। नाउ दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट, ये सारे फैक्टर्स भी एआई के बीच में आते हैं। तो इसका ना लिमिटेड यूज जरूरी है। इसलिए आप देखो ये क्लाउड पे और ये सब पे चैट जीपीटी पे एक पॉइंट के बाद वो आंसर नहीं करता है, बोले अब 4 घंटे बाद आना, टोकन्स चलते हैं उस पर। तो आप अनलिमिटेड क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, बिकॉज पूरी दुनिया अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछेगी तो सर्वर तो हैंग ही हो जाएगा ना, कितना प्रोसेस करेगा वो। तो वो लिमिटेशन आ जाती है वैसे। और फिर उसके ऊपर आपको चाहिए तो पैसे भरो, पैसे भरने के बाद भी टोकन्स लिमिटेड है कि भाई इतने पैसे भरोगे तो इतने जवाब देगा, और पैसे भरोगे तो उतने जवाब देगा, लेकिन अनलिमिटेड वाला कोई पैकेज नहीं है, बिकॉज दे नो कि उसका आउटकम क्या होगा वैसा। तो ये सब सिचुएशन है। टेक्नोलॉजी के इश्यूज, स्किल्स और कैपेसिटी। ठीक है, देखें बड़ी कंपनीज के लिए ना एआई को इंटीग्रेट करना बहुत इजी है, पैसा है, स्किल है। हर छोटी कंपनी के लिए उतना डिफिकल्ट है क्योंकि उनके पास उतना स्किल सेट नहीं है, उतनी फंडिंग नहीं है कि वो उसको अफोर्ड कर सके। तो वो भी एक फैक्टर आपको देखना पड़ता है कि आपकी कंपनी में एआई की कितनी रिक्वायरमेंट है। अपन कल ही बात कर रहे थे कि अब ह्यूमंस को वापस बुला रहे हैं,
कि सैलरी सस्ती पड़ रही है, एआई का सब्सक्रिप्शन महंगा पड़ रहा है, तो वो पॉइंट तो रहने ही वाला है। इम्प्लीमेंटेशन देखें, हाँ जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई है वो एग्जीक्यूट हो पाएगी या नहीं, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम, ये तो अपने चैप्टर में चल ही रहा है, तो उसको भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हैं, तो स्ट्रैटेजी वाले पॉइंट्स को इन्होंने एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपको समझाने की ट्राई की है। और लास्ट पॉइंट है चेंज मैनेजमेंट इशू। अब जो स्टाफ को निकाल दिया वो तो बेचारा गया, जो बचा है उसको सिखा रहे हो एआई कैसे यूज करना है। तो एआई यूज करना इतना सिंपल थोड़ी है, जादू की छड़ी तो है नहीं आपने घुमा दी। प्रॉम्प्ट देना भी तो एक टास्क है। अब उससे पूछना क्या है वो तो आपको सोचना है, आपको पूछना ही नहीं आ रहा, सेंटेंस फ्रेम करना नहीं आ रहा, देखो लिखना तो वहाँ भी पड़ेगा। तो अगर आपको सेंटेंस ही फ्रेम करना नहीं आ रहा, आपको एक इमेज जनरेट करनी है, तो आपको उसको क्लियर प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा कि मुझे ये सब चाहिए। अब अगर आपने वो मैसेज भी ठीक से ड्राफ्ट नहीं किया, वो इमेज में भी कुछ अतरंगी बना के देगा, फिर उसको समझाते रहो ये ठीक कर दे वो ठीक कर दे, 10 बार इमेज जनरेट करेगा, आप थक जाओगे। तो वो इतना ईजी भी नहीं है जितना लगता है, क्योंकि आपका स्किल, ह्यूमन स्किल तो चाहिए। अब मुझे एक इमेज बनानी है तो मैं उसको प्रॉम्प्ट दूंगा कि भाई यहाँ पे ये होना चाहिए, वहाँ पे वो होना चाहिए, मुझे ऐसी थीम चाहिए, तो विजन तो मेरा है ना, मैं उसको बताऊंगा कि मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन पे इस टाइप का थीम इस पर्पस के लिए चाहिए, तो मुझे वो अच्छी थीम बना के देगा। लेकिन अगर मैं उसको प्रॉम्प्ट ठीक से नहीं दिया तो जो उसके पास होगा वो जनरेट करके दे देगा। और कभी कभी रैंडमली कुछ भी जनरेट होता है, तो लगता है मैं क्या मांग रहा हूँ क्या दे रहा है, क्योंकि आपका प्रॉम्प्ट ठीक नहीं है। तो इसमें भी आपके प्रॉम्प्ट की क्वालिटी आपके ऊपर डिपेंड करेगी। तो सब कुछ एआई ऑटोमेटिक नहीं कर सकता वो चीज। कल ही क्लाउड वाले का आया, कुछ गेम्स बना सकते हो आप, जो मोबाइल गेम्स और ये सब होती है ना, क्लाउड पे सिंगल प्रॉम्प्ट पर छोटी छोटी गेम्स जो है वो बना सकते हो, एप्लीकेशन बना सकते हो। तो ये सब भी उन्होंने लॉन्च कर दिया। तो हर रोज कुछ नया आता रहता है मार्केट में, वैसे चल रहा है। तो ये 9 पॉइंट्स है जहाँ पे एआई से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज में क्या क्या हो सकता है, ऐसे पॉइंट्स उन्होंने दिए हुए हैं। चलिए, तो ये एक पार्ट कंप्लीट। इसके बाद है आपका फिनटेक तो हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उस पर आ जाओ। लास्ट पार्ट है, भी थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आता है क्या ये। एक मिनट, चलिए देखें। हाँ, तो ब्लॉकचेन वाला पार्ट है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी नई टेक्नोलॉजी है, और इसको जितना सिंपल रखेंगे उतना आपको समझ आएगा। मैं वो टेक्निकल चीज़ को आपके लेवल पे लेके आ रहा हूँ, अपने दिमाग में बैठे लिखना कैसे उसको वैसा है, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट टेक्निकल वर्ड्स पे नहीं जाना है, सिंपल भाषा में समझते हैं कि वो क्या है। अब मेन चीज़ ये है कि जो डेटा स्टोरेज है वो हो रहा है ऑनलाइन, क्लाउड पे, सर्वर्स पे। कोई भी चीज़, आपका भी जो डिजिटल डेटा है वो आपके हाथ में थोड़ी, वो किसी सर्वर पे स्टोर्ड है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब कोई एक चीज़ एक जगह पे रखी है और वो लोकेशन किसी को पता चल जाए तो चोरी करना बड़ा आसान है। अब आपके घर में बहुत सारा कैश है, आपने ऐसे कबर्ड के अंदर एक तिजोरी बनाई है, तिजोरी के अंदर सारा कैश भर के रखा है, तो किसी भी इंसान को अगर कॉमन सेंस भी लगाने है तो उसको पता है घर में पैसे कहाँ पड़े होंगे, वो सारे एक साथ पड़े होंगे। तो घर में चोर चोरी करने आएगा तो पहले आपका कबर्ड तोड़ेगा, उसके अंदर तिजोरी ढूंढेगा, तिजोरी देखते उसको समझ आ जाएगा सारा पैसा यहीं पड़ा है, तो उसको एक तिजोरी तोड़नी, सारे पैसे मिल जाएंगे। तो चोरी करना आसान है। ब्लॉकचेन वालों को ये बात समझ में आ गई कि भाई ये इशू रहेगा डेटा के केस में भी सेम। तो अगर एक फाइल एक सर्वर पे एक लोकेशन पे है डिजिटली, और वो लोकेशन हैकर्स को समझ में आ गई, तो वहां से पूरा डेटा आपका मिल जाएगा उसको। अब ब्लॉकचेन में वो लोग क्या कर रहे हैं, एक फाइल को मिलियंस ऑफ पार्ट्स में तोड़ देते हैं, टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। मतलब ऐसा है कि आपका 50 लाख रुपए कैश पड़ा है, बट आपने घर की एक तिजोरी में नहीं रखा, वहाँ पे आपने शायद दिखाने के लिए 2-5 लाख रख दिए होंगे। अब घर के हर कोने में कहीं पे छोटी छोटी जगह पे कहीं 1 लाख पड़ा है, कहीं 2 लाख पड़ा है, कहीं 10 लाख पड़ा है। तो चोर के लिए चोरी करना मुश्किल है। वो घर में आ भी गया और उसको तिजोरी देख के समझ आ भी गई, आपने उसमें 1000 रुपये रखे हैं शगुन के, ले भाई। अब तिजोरी तोड़ के उसको 1000 रुपये मिले, समझ जाएगा कि इसने जानबूझ कर कहीं और छुपाया है। पर अब लिमिटेड टाइम है उसके पास, पूरे घर में कहाँ कहाँ ढूंढेगा, और उसको एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा कितने पैसे हैं। अगर 2-4 जगह हाथ मार भी लिया तो थोड़े से मिलेंगे, पूरे नहीं मिल पाएंगे। तो आपके पैसे सेफ है, आधे अधूरे पैसे चुरा के उसको भी कुछ मिलेगा नहीं। 5-10 हज़ार चोरी करके गया तो क्या मेहनत हो गई फालतू की, तो आपके पैसे ही बच गए, और वो चोरी भी नहीं कर पाया, ना उसका पर्पस पूरा हुआ, ना आपको उतना नुकसान हुआ। सेम चीज़ ये लोग ब्लॉकचेन में कर रहे हैं। बोले एक डिजिटल फाइल के 1000 टुकड़े कर दो, उसको दुनिया के अलग अलग सर्वर्स पे, अलग अलग लोकेशंस पे एक एक टुकड़ा उसका छुपा दो। एक अमेरिका में है, एक यूरोप में है, कहीं चाइना में है, कहीं और इंडिया में, ऐसे डिवाइड कर दो। अब अगर कोई हैकर कोई फाइल हैक करने जाता भी है और वो सिस्टम में एंटर हो भी जाता है, तो उसको एक सर्वर पे एक लोकेशन पे फाइल का एक टुकड़ा मिलेगा जो 1000 टुकड़ों में से एक है। अब जब बाकी के 999 पूरे वर्ल्ड में से सब जगह से हैक करके ढूंढ ले, तो एक हैकर एट ए टाइम कितने सर्वर हैक करेगा, कितने सिस्टम हैक करेगा, और उसको क्या मालूम कि फाइल के बाकी पार्ट्स कहाँ पे।
और एक इनकम्प्लीट पार्ट से वो कुछ डेटा एक्सेस कर नहीं पाएगा, जिससे उसका काम नहीं बनेगा। तो ये टेक्नोलॉजी है मेनली, जिसको ब्लॉकचेन बोल रहे हैं। चेन को तोड़ दो, अलग अलग टुकड़ों में डेटा को बांट के हजारों जगह पे स्टोर कर दो। अच्छा, अब किसी को अगर डेटा स्टोर करना है तो उसकी फाइल के ऐसे टुकड़े हो जाएंगे, और जब रियल ओनर, जो राइटफुल पर्सन है, वो एक्सेस करेगा तो सर्वर पे वो सारी फाइल्स वो हजारों जगहों से एक साथ वापस रिलोकेट होगी और आपको दिखेगी। और ये सब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होगा, आपको रियलाइज नहीं होगा, लेकिन काम ऐसे हो रहा है। तो जो रियल ओनर है राइटफुली, जिसके पास पासवर्ड है, जिसके पास सर्वर का एक्सेस है, उसको पूरी फाइल दिखेगी, बट उसको ये नहीं पता है कि वो फाइल अलग अलग जगह पे पार्ट्स में स्टोर हो रही है। तो हैकिंग जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अभी के सिनारियो में, कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करके अगर डेटा स्टोर हो रहा है तो उसको चुरा पाना, उसको हैक कर पाना, उसको लोकेट कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि हजारों टुकड़े हो जाते हैं और पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे एक फाइल के पार्ट छुपा दिए जाते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं है, ये टेक्नोलॉजी बैंक्स यूज कर सकती है, ये टेक्नोलॉजी क्लाउड सर्वर्स यूज कर सकते हैं, सबके लिए। तो जो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है उसकी डेटा की सिक्योरिटी और बढ़ जाएगी, और वो अपने क्लाइंट को ज्यादा अश्योरेंस दे पाएगा कि भाई हम ब्लॉकचेन यूज करते हैं, आप हमारे सर्वर पे डेटा अगर स्टोर करते हो तो आपका डेटा हैक नहीं होगा, डार्क वेब पे सस्ते में नहीं बिकेगा, क्योंकि चोरी नहीं हो पाएगा। तो हैकिंग से एक आपको प्रूफ मिल जाएगा, उसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया वैसे। तो ये मेन स्टोरी है, ये अपने लेवल की भाषा है कि आपको और मुझे ब्लॉकचेन ऐसे ही समझ आएगा। अब इसमें टेक्निकल वर्ड्स वो लोग डालते जाएंगे, अपने लिए वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। अब इन्होंने इसमें बोला हैश फंक्शन का यूज होता है, एनक्रिप्शन का यूज होता है, हर एक फाइल के साथ एक हैश फंक्शन अटैच हो जाता है। हैश फंक्शन मतलब उसका एक लोकेशन कोड हो गया। अब जिस ब्लॉकचेन ने एक फाइल के 1000 टुकड़े किए और पूरे वर्ल्ड के अलग अलग लोकेशंस पे स्टोर किया, अब जब उसका असली मालिक फाइल मांग रहा है तो वो ब्लॉकचेन को तो याद आना चाहिए ना कि मैंने कौन सा टुकड़ा कहाँ रखा था, तो लोकेट कैसे करेगा? तो उसके लिए कॉमन टैग तो होना चाहिए। तो हैशटैग वो एक कॉमन टैग हो गया, जिससे वो सारे टुकड़े कनेक्टेड है, जो सिर्फ सर्वर को पता है कि भाई कौन सा टुकड़ा मैंने कहाँ छुपाया, सिर्फ मुझे पता है। तो वो सबको रीलोकेट करके असेंबल करके आपको देगा, तब आपको फाइल दिखेगी वैसा। तो एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? डेटा कोड में चेंज करना। और हैशटैग्स का मतलब है कि उसके साथ एक रेलेवेंट टैग लगा देना, जिससे उसको ट्रेस किया जा सके वैसा। तो ये सब मेनली यहाँ पे स्टोरी बोली हुई है। अब मैंने आपको जितना बोला, आप इसमें पढ़ोगे लैंग्वेज अभी तो आपको रिलेट हो जाएगा। लास्ट में रीड कर लेना, पहले मैं टेक्निकलिटीज बता देता हूँ, उसके बाद आगे आ जाओ। बेसिक वाला पार्ट इतना कवर हुआ। इसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ना 3 पिलर है। अब अगर इसमें शॉर्ट नोट आती है तो ये तीनों आपको लिखने पड़ेंगे, और आई थिंक 2-3 पेपर पहले ये आंसर भी पूछा है। ये सब रोटेशन में रहेगा, एक बार एआई पूछ लिया, एक बार फिनटेक पूछ लिया, एक बार ब्लॉकचेन पूछ लिया। लास्ट 3-4 पेपर देखो, आपको ये तीनों में से एक एक आंसर हर एक एग्जाम में मिलेगा। तो उनके पास भी क्या है, वो लिमिटेशंस है। अपना काम इजी हो जाता है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अब आपको अगर सारे टॉपिक्स पता है तो यू आर सेफ। रिपीट पूछ लिया कि ऑल्टरनेट पूछ लिया कि पुराना वाला वापस पूछा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे वैसा। तो पहला है पिलर 1, डिसेंट्रलाइजेशन। ये मैं आपको जो भी समझा रहा था ना, ये एग्जैक्टली वही है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सारी चीजें एक जगह पे स्टोर नहीं होती, और यही मेन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वे सेंट्रल लोकेशन, सेंट्रल सर्वर नहीं है। एक फाइल हजारों सर्वर्स पे स्टोर हो रही होगी, ये कंडीशन है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी वाला पॉइंट प्रैक्टिकली काफी अच्छा है। देखो, इसमें ऐसा बोला है कि आप जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो तो ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए भी ये टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है वैसा। एक सेकंड, हेलो, मैंने भेजा है ना फोटो, देखो ना व्हाट्सएप पे, देखता। हाँ, तो ये ट्रांसपेरेंसी वाला जो पॉइंट है वो प्रैक्टिकली काफ़ी अच्छा है। इसमें ऐसा बोला हुआ है कि भाई आपको ना, जैसे ब्लॉकचेन में कोई ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है, 2 लोग एक दूसरे को ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको ये दिखेगा कि ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन किसने ट्रांजैक्शन किया उसकी पर्सनल डिटेल्स नहीं दिखेंगी। तो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी भी है, दूसरी तरीके से प्रिवेसी भी है। देखो एग्जाम्पल दिया, आपको पता चलेगा। एग्जाम्पल में कुछ लिखा हुआ है वैसा कि भाई जैसे आपने किसी को एक बिटकॉइन भेजा है, ठीक है, तो कोई बॉब सेंट 1 बिटकॉइन, तो ये तो पूरी डिटेल हो गई कि बॉब कौन है, उसने बिटकॉइन भेजा, कितने बजे, सब दिख रहा है। बट उसके बदले आपको ऐसा कोड दिखेगा। देखो, बॉब नाम नहीं दिखेगा, नाम के बदले कुछ रैंडम सा कोड आ जाएगा और सेंट 1 बिटकॉइन दिखेगा। तो किसी ने किसी को 1 बिटकॉइन भेजा, लेकिन किसने भेजा, किसको भेजा, वो नहीं दिखेगा। समझ आ रहा है? तो ट्रांसपेरेंसी है कि ट्रांजैक्शन हुआ है,
लेकिन ट्रांजैक्शन किसने किया वो प्राइवेट है, ठीक है, तो वो नहीं पता चलेगा। तो ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिवेसी दोनों हैं यहाँ पे। ये इस तरीके से पब्लिक डोमेन में आपको डेटा दिखता है, लेकिन किसने क्या ट्रांजैक्शन किया वो नहीं दिखेगा, वैसा है। और तीसरा क्या बोला है, इम्यूटेबिलिटी। देखें, हाँ, इसका मतलब पहली लाइन में क्लियर कर दिया। ये लोग बोल रहे हैं कि एक बार ब्लॉकचेन में कोई डेटा एंटर कर दिया तो अब उसके साथ टैंपरिंग, छेड़छाड़ करना पॉसिबल नहीं होगा। उतना स्ट्रॉन्ग अश्योरेंस वो लोग दे रहे सिक्योरिटी पर्पज से, वैसा। तो एक तो डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया तो सेफ्टी बढ़ गई, दूसरा बोला ट्रांसपेरेंसी है लेकिन प्रिवेसी भी है, और तीसरा बोला कि आप उस डेटा में छेड़छाड़ नहीं कर पाओगे एक बार वो सिस्टम में एंटर कर दिया तो और ज़्यादा सिक्योरिटी आपको दे दी। तो ये 3 पिलर्स के ऊपर आपका पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिपेंड करता है। इसमें 50 चीज़ें नहीं, हज़ारों चीज़ें आ सकती है। क्या चेंज करना होता है? ये जो पेपर है बाय चांस किसी को अगर चेंज करना, ओरिजिनल ओनर तो सब कुछ कर सकता है, आपके पास फुल एक्सेसिबिलिटी और एडिटेबिलिटी है, लेकिन एक बार आपने कोई फाइल सर्वर पे स्टोर की और वो ब्लॉकचेन से प्रोटेक्टेड है तो कोई तीसरा उसमें छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। अब ये ब्लॉकचेन का यूज़ तो आप कितने ट्रांजेक्शन में कर सकते हो, ये देख लो पूरी लिस्ट है। कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, डिजिटल फाइल्स होती है, क्राउड फंडिंग, शेयरिंग इकोनॉमी का तो मतलब जनरल हो गया, फिर उसमें स्पेसिफिक एग्जांपल तो नहीं आएगा। फंड्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं एक बार के लिए। क्राउड फंडिंग, ऑनलाइन लोगों से पैसे मंगवाओ, ये भी आजकल काफ़ी चलता है। और जैसे किसी की हेल्थ ख़राब है तो मेडिकल रीजंस के, जैसे इम्पैक्ट गुरु, ये सब बहुत सारे पेजेस हैं, कीटो ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसको ऑनलाइन डोनेट कर सकते हो, वैसा है क्राउड फंडिंग। गवर्नेंस के लिए, सप्लाई चेन के लिए, फाइल स्टोरेज को डिसेंट्रलाइज करने के लिए, इवन लोगों का डिजिटल डेटा और लोगों का बायोमेट्रिक डेटा, इसको भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल पेटीएम पे स्टोर्ड है, वहाँ से हैक हो गई तो मिंत्रा के सर्वर पे आपने वो विदाउट CVV भी ऑर्डर प्रोसेस होता है, वो सेटिंग कर सकते हो। जोमेटो पे भी उधर CVV नहीं मांगेगा, क्रेडिट कार्ड सेव्ड है तो डायरेक्ट आप ओके करोगे तो पेमेंट ले लेगा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है उसमें रिस्क भी तो है डेटा चोरी होने का। तो ये लोग भी ब्लॉकचेन का यूज़ करके कस्टमर का डेटा जो अपने ऐप पे है वो डिफरेंट सर्वर्स पे स्टोर कर सकते हैं, वो सब जगह काम आएगा ये। वैसा ऐसी बहुत सारी थिंग्स, मतलब चीज़ें हो सकती है जो यहाँ पे बोली हुई है। स्टॉक ट्रेडिंग, लैंड टाइटल रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ज़मीन का रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन, ये सब भी ऑनलाइन हो रहा है, तो ब्लॉकचेन इन सभी में काम आएगा, ऐसा बोला है। कौन सा? ये तो एग्जैक्टली किस सेंस में बोल रहे देखना पड़ेगा, लेकिन माइक्रो ग्रिड्स का मतलब तो जिन पे डेटा स्टोर होता है, फिजिकल डिवाइसेस, वैसा हो गया। अब एग्जैक्टली किस सेंस में चेक करना पड़ेगा, पर सारे लिखना ज़रूरी नहीं है, ये सब आपके लिए एग्जांपल्स है। आपको 4-5 भी अगर समझ आ गए तो काफ़ी है, ये एग्जांपल्स दे रखे वैसा, ठीक है। तो ये आपका मेन था ब्लॉकचेन वाला पार्ट। अब एक बार लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ेगी, अभी बैठ के पढ़ना है तो भले रीड कर लो, ज़्यादा कंटेंट नहीं है क्योंकि चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट है। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन में वापस से रिपीटेशन है, वो कुछ नया नहीं ला रहे, चैप्टर का समरी है, स्टार्टिंग से वही बातें कर रहे हैं अपन। तो चैप्टर यहाँ पे आपका कंप्लीट है, लैंग्वेज पढ़ लो, जो भी डाउट है। ब्लॉकचेन ऐसा है, मोटा मोटी समझ आ गया ना ऊपर से कि शॉर्ट नोट बनाए कैसे लिखना है तो काफ़ी है। एक एक लाइन के पीछे नहीं जाओगे तो चलेगा, एक बार कुछ आंसर्स में चल जाता है, इसमें चलेगा, क्योंकि फिर वो टेक्निकल होता जाएगा तो ऊपर से जाना शुरू हो जाएगा। जब तक सिंपल भाषा में समझ आ रहा है, आपको इसमें से एक शॉर्ट नोट बनानी है, मैक्सिमम 4 से 5 मार्क, उतना कंटेंट आपका बन रहा है तो ठीक है, तो वो हाईलाइट कर लो कि ये पॉइंट मुझे लिखना है और इससे मेरा काम चल जाएगा, काफ़ी है। तो AI वाला तो मैंने रीड करा ही दिया, ब्लॉकचेन वाला पढ़ के देख सकते हो। बस फिर कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसमें, आज आगे तो नहीं पढ़ाना है।